तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो असर करती है। तो मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ कि मेरा परिवार और मेरे जितने मित्र हैं वो सब लोग जो है इसमें साथ देते हैं और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। कितना वक्त दे पाते हैं, कितना मिल पाते हैं आप अपने बच्चों से, कितना टाइम दे पाते हैं? मुश्किल होता है या सीख गए आप सब? नहीं, अब एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब टाइम निकाल लेते हैं। और हम लोग नए सोच के नए युवा हैं, तो हमको लगता है कि परिवार को भी थोड़ा समय जो है देना चाहिए। अब मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्ची जो है 2 साल कुछ महीने की हुई है और एक अभी बस 1.5 महीने का ही है। तो यही एक पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने का। और एक बार ये समय जब निकल जाए आपके हाथ से तो फिर ये दोबारा आने वाले हैं, फिर तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने मन के मालिक होंगे। तो ये जो दौर है, मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा समय जो है परिवार के लिए निकाल पाए, लेकिन लोग समझदार हैं, एडजस्ट हो जाता है। तेजस्वी जी, पिछली बार जब मैं चुनाव कवर कर रहा था तो देख रहा था हेलीकॉप्टर से आप 20-20, 21-21 रैलियां कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेजेस चल रही हैं, नॉन स्टॉप चीजें असेस कर रहे हैं। इस बार कितनी तैयारी है, कितना संसाधन जुटा पा रहे हैं, कैसी तैयारी है? हम लोगों की कोशिश रहती है कि कोई जगह छूटे ना। और अभी भी आप देखें, लगातार 4-5 महीनों से हमने कई हजार किलोमीटर जो है सड़क से हमने घूमने का काम किया। लगभग 12 से 14 घंटे हम सड़क पर रहते हैं, कभी किसी जिले कभी किसी जिले। लगातार जो है पीड़ित परिवारों से मिलना, कहीं कोई हादसा हो जाए या अपने वर्करों से उस जिला में जाकर के मिलना, मीटिंग करना, कार्यक्रम करना, ये लगातार जो है चल रहा है। और पिछले दौर आपको पता है, जब चुनाव हुआ था तो कोविड का समय था, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय था और मैक्सिमम जगह आपको कवर करना था। हम लोगों ने तो सबसे ज़्यादा रैलियां की। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कैप्टन जो पायलट थे कि एक दिन में आप 30-30 टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो अगर कैप्टन का साथ मिले तो बेहतर रहता है, पहुंच सकते हैं चुनाव कैंपेन में। बाकी अगर हम लोग सारा दिन अगर जनता के बीच रहते हैं, जैसे घूम रहे हैं, तो लोगों का प्यार और साथ मिलता। कभी चुनाव कैंपेन में अगर नहीं मौका मिल पाया उस जगह जाने का, लेकिन आप पहले वहाँ हो लिए हैं, मिल लिए हैं, वहाँ की जन समस्याओं को जान रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिलता। बिहार में आपके समर्थकों ने कई जगह पोस्टर लगाए हैं, परिवर्तन की छवि तेजस्वी। तो क्या इस पर महागठबंधन में भी एक आम सहमति बन गई है कि जो चेहरा है वो तेजस्वी होंगे? देखिए, इस बात को लेकर के हमारे यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ तय है। अब हमारी खुद की स्ट्रैटेजी है कि हम सब चीज़ तैयार करके, हमारा क्या एजेंडा रहेगा, हमारा क्या विजन है, रोड मैप है बिहार के लिए, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, सब चीज़ एक साथ जो है हम लोग पेश करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम छुपाएंगे किसी बात को लेकर के। दूसरे जो गठबंधन है, एनडीए, नेशनल दामाद अलायंस लोग का, वहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन है, सबके मन में लड्डू है लेकिन सामने नहीं लाते। हम तो खुल के बोलते भाई हमको एक मौका मिलना चाहिए, और हमको केवल सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाना है, इसलिए हमको मौका चाहिए। और पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में होता है, बेरोजगारी में आप देखिएगा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हम हैं, अंतिम पैदान पे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, पीड़ा होती है। तो एक इस चीज को उभारने के लिए अब हमको लगता है कि 20 साल नीतीश जी के रहते हुए बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार, और 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, बदलाव क्या आया बिहार में?
आज भी आप देखें बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सब राज्यों से पीछे। अच्छा, लेकिन तेजस्वी जी, जब हम उनसे बात करूं तो वो लोग इन सारी चीजों के लिए दोष देते हैं आपकी जो पुरानी सरकार रही है, लालू जी की सरकार जो रही है। उनका कहना है कि वो 90 के दशक से चीजें जो खराब हुई उनको पटरी पर लाते लाते बहुत टाइम लगेगा, वो पूरा डिरेल कर दिया उन्होंने। दोष कौन देता है? जो कामचोर होता है, जो काम नहीं करता। हाँ, 20 साल सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा बिहार का? नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी 11 साल रहे हैं। यानी एनडीए की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी बिहार पीछे क्यों? मैं तो ये सिंपल सा सवाल है। यही मोदी जी कहते थे यहां चीनी मिल जो है चंपारण का चालू करा के उस चीनी का चाय जो है वो पिएंगे। वी आर वेटिंग कि कब पिएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगले बार आए तो हम तो कहना चाहते हैं आप 11 साल प्रधानमंत्री रह के एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रह के सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल चालू कराया। आइए उसका चाय पिलाते हैं हम आपको। ये 20 साल से ये सरकार थी, उनको यही नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी भी बनानी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी चाहिए। कुछ नहीं पता था। ये तो हमारे 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। 20 साल से इस सरकार को, नीतीश जी को, उनकी भूंजा पार्टी के लोगों को ये नहीं पता था कि शिक्षकों का रिक्त जो है पद जो है वो रिक्त है, उसको भरा जाए। हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए, इन्वेस्टर मीट कराया। आपने कभी भी देखा नीतीश जी 20 साल में कहीं गए हो किसी के पास, देश में या विदेश में बाहर कि निवेश लाया जाए? कोई प्रयास ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है ना, कोई रोड मैप नहीं है। आपने जो बात कही यही बात हमने आज प्रशांत किशोर जी के सामने रखी। तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी अगर ये कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दी गई तो उसका प्रूफ क्या है, वो नाम कहां पे है, उसका एविडेंस कहां पर है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? वो आरटीआई मंगा ले। गांधी मैदान गवा था, जहां पॉलिटिकल रैली होती है, ये सामने, ठीक सामने जहां रैलियां होती थी पॉलिटिकल, वहां हमने नौकरी का मेला निकाला। और मेरा ही देखा देखी प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। तो आज कम से कम चलो क्रेडिट जिसको लेना हो लो, लेकिन तेजस्वी ने एक काम तो किया कि जहां भी चुनाव होता है या कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज नौकरी की बात कर रहा है। अब यही चीज जब हमने उनसे काउंटर पूछा तो उनका यह कहना था कि तेजस्वी जी 5 लाख की बात करते हैं, नीतीश जी 10 लाख की बात करते हैं, टोटल सरकारी नौकरियां 24 लाख है। जो हमने किया है वो हम कह रहे हैं। नीतीश जी को तो पता ही नहीं वो क्या कह देते हैं, कब किसको क्या कह देते हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। क्यों? देखिए, अब देखिए उम्र का पड़ाव है, हम छोटे हैं, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं लगता। जो लोग सवाल उठा रहे वही लोग करते रहें, उन लोगों को शोभा लगता है और लोग सोचते हैं कि उनका अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल रह करके थक चुके हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप, और एक उम्र का असर होता है इस पे, कोई टिप्पा आप बहुत ग्रेसफुली जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आप लोग अगर आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑपोजिशन में कुछ भी कहेंगे, आप बोलिएगा ऑपोजिशन में इसलिए कह रहा। आप जनता से पूछ लीजिए बिहार की जनता क्या समझती है। हमसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप ज्यादा मुलाकात करते हैं, नहीं, मुलाकात करने का यही तो फर्क है ना, क्यों नहीं मुलाकात होती है? सदन में आपसे तो मिलते होंगे? अभी कहाँ मुलाकात होती है, आते हैं सामने बैठे रहते हैं। मेरे भाषण के समय तो गायब रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, बजट सत्र था, जब भी मेरा भाषण हुआ है वो आए नहीं, मेरा भाषण जैसे खत्म हुआ वैसे आ जाते थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए,
इट इज बीन हाईजैक्ड, और असर जो है वो भूलने की, और वो उनका दिमाग जो है 2005 तक जो है फिक्स हो रखा है। एक ही बात हर जगह कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, महिला कपड़ा पहनती थी 2005 से पहले। 2005 के बारे में, अपना 20 साल के बारे में कुछ नहीं बता पा रही हैं। ये आप जो बोल और रहे हैं, आपने एक बात भी है, अगर नीतीश कुमार जी अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी बता दें रैंडमली, अगर आप पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे। कैबिनेट की तो दूर की बात है। ये कब से आपने देखा उनके अंदर? ये अभी कुछ दिन पहले से है या? अब तो हम ही नहीं देख रहे, सारा देश देख रहा है। नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले तक तो वो आप ही के साथ थे, मैं इसलिए ये आप सवाल मीडिया पूछ से रहा हूं। इंटरेक्ट करते थे। तो क्या ये एकदम से ट्रांजिशन आया? अब तो मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप देखिएगा, हम थे तो हमको ही ना कहते थे कि अब तो तुम ही को ना देखना है, अब तो तुम ही को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइट भी दिया करते थे नीतीश जी कहीं भी कोई कार्यक्रम में। अब तो मीडिया से इतनी दूरी बना ली है। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। हाँ? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? पार्टी की स्थिति देख लीजिए, आप समझ जाइए। जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट जो है संजय झा जी, वो अरुण जी जेटली जी के साथ थे, वो उनके कोटा से आए थे जदयू में। आप जिनका नाम ले रहे थे वो अमित शाह जी के कोटे से आए थे, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और इससे पहले जो इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ के मंत्री जी बैकडोर वाले, उनके दामाद जो आरएसएस कोटा से आए हैं अभी आयोग में। तो जब अमित शाह जी का कोटा चल रहा है उस पार्टी में, जब अरुण जेटली जी का कोटा चलता है, जब आरएसएस का कोटा चलता है, तो जदयू तो एक केवल बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अशोक जी से, यहाँ पर आए हुए थे, कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन नहीं देखते हैं ना। उनको लगता है भूताहा सपना आता होगा। लेकिन तेजस्वी जी आपने एक बात की, मैं उसके ऊपर वापस रिविजिट करना चाहूंगा। आपने कहा हाईजैक कर लिया है, किसको हाईजैक कर लिया है और किसने हाईजैक किया है? मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। कई डीके टैक्स वाले जो लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं, कई आईएएस आईपीएस बिहार के, जांच जो है चल रही है। और कमान जो है ईडी, तो जो अमित शाह जी कहेंगे वही करेगा। तो उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल्ड किए हुए। नीतीश जी का एक उम्र का पड़ाव है, भूलने की बीमारी है, तो इसका लोग दुरुपयोग उठा रहे। इसीलिए तो अमित शाह जी कहते हैं अब मजबूरी हो गई नीतीश जी, मतलब बोलना पड़ रहा, ना गलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। अब अमित शाह जी ने कई पेपर के आर्टिकल में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी केवल बिहार चुनाव तक ही नेतृत्व करेंगे, बिहार चुनाव के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री ये समय बताएगा। ये तो स्पष्ट है, दिस इज क्लियर। यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी का अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक कि बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। सम्राट चौधरी जो है वो परिवारवादी वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने उनको मंत्री बनाया था, सबसे पहली बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया था, और आखिरी बार भी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी से जीते। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो आपके लड़े ऊपर- तो हारे हैं। वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नहीं नहीं है,
केवल हम ही ना दिखते हैं। बोलने के लिए क्या है? बताओ कितना बेशर्मी है भाई। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी जी। वो ये कहते हैं सम्राट, वो जंगल राज की भी बात करते हैं, और जंगल राज में वो कहाँ थे? लालू जी के साथ ना बैठते थे वो, उनके पिता? तो उनका कंट्रीब्यूशन है क्या? वो डील कराते होंगे। वो ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में 2 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, दोनों पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं। उनके भाई नहीं रखते हैं क्या? सम्राट चौधरी जी के भाई पता है कौन पार्टी में? जदयू में। और वो अपने हैं भाजपा में। अब पिताजी रह लिए सब में, सम्राट चौधरी भी लगभग सभी पार्टी में रह लिए। तो उनके भाई भी रखते हैं। शायद उनकी माँ भी चुनाव लड़ी है, विधायक रही है। 2 लोगों की बात हो मतलब गई। आप बताइए ना, हम तो खुल के कह रहे हैं, तो जनता ने हमको चुना है, बनाया है। अगर हमको मौका मिला तो हमने डिलीवर किया है। आज बोथ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कि एक काम कोई बता दो जो उन दोनों ने किया हो, आए हम गिना देंगे आपको अपना 20 काम। और लोगों ने देखा है वो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, क्या उन्होंने किया स्कूल बना दिए हैं, लोग कोटा नहीं जाते पढ़ने के लिए, कहाँ स्कूल बना दिए? पलायन रोक दिया उन्होंने। कहाँ पलायन रोक दिया? कौन सा? मतलब बोलने का मुंह है तो कुछ भी बोल देंगे। इन लोगों का मन करे तो ये तो बिहार को मार्च पे लेके चले गए। कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट पूरे देश में अगर कहीं है स्कूलों में तो वो बिहार है। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, कहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा स्कूल बनाया उन्होंने? टीचर ही नहीं थे। वो तो तेजस्वी आया तो 5 लाख लोगों को, टीचरों को नौकरी मिला, तब जाकर के अभी पढ़ाना शुरू हुआ। खाली पड़ा हुआ था, रिक्त पदें थी। आप एक बात सोचिए, चाहे चिंता का विषय है, नीतीश जी जब से एनडीए की सरकार यहां बनी है, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप देख लीजिएगा, अब यहां से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। ऑन रिकॉर्ड है, चेक करा लीजिए आप। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलता था पहले लालू जी के समय, अब नहीं मिलता है। किसी से भी पूछ लीजिए। बहुत बुरी स्थिति है यहां शिक्षा को लेकर के। हमने 2 लोगों की बात कर ली थी और पेपर लीक के बारे में उन्होंने तो कहा ही नहीं होगा। हमने कई बयान में देखा वो कहते हैं कि पेपर लीक होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक बिहार में। उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा कि कोई पेपर लीक नहीं होता है। आप पूछ लो आप बिहार के लोगों से, पेपर लीक तो रद्द क्यों होता है? तो रद्द क्यों होता है? लोग समय पे परीक्षा क्यों नहीं रहा? अगर आज का विज्ञापन है, आज इस साल का विज्ञापन 25 में निकालेंगे तो परीक्षा होगी 30 या 32 में। यह हालत है। 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है। 5 साल भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है बिहार में। जो समस्या है, हमने 2 लोगों की बात कर ली। एक और दावेदार हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। आपने नाम गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं चिराग की। देखो ये लोग सब पकड़े हुए हैं। बिहार भगाया कब था? लोग बोले भगाया कब था? यहीं से सांसद है भाई, बिहार से ही। कहां से सांसद है? हाजीपुर वैशाली से। उससे पहले कहां के सांसद थे? जमुई के। उनके दामाद कहां के सांसद है? जमुई के। उनके पिता कहां से सांसद थे? यहीं से, हाजीपुर वैशाली से। तो भगाया कहां है? हम तो जब भी वो मिलते हैं सबसे पहला सलाह हम उनको देते हैं, देखो हम उम्र में आपसे छोटे हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए, अब आप शादी कर लीजिए। और चिराग जी देखिए, ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं उनपे। हम लोगों का पारिवारिक संबंध रामविलास पासवान जी से बहुत बेहतर रहा है, लेकिन एक छोटे भाई होने के नाते एक और उनको सलाह देते हैं, अगर आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खुल के से तेजस्वी रख रहा है। आप बताओ आपका क्या विजन है?
कब तक आप ऐसे चलते रहिएगा? और चिराग पासवान जी 10 साल इससे पहले सांसद रहे जमुई से, दिल्ली कितना रहे, जमुई में कितना रहे, वो बता दीजिए। 10 साल सांसद रहने के बाद भी लोजपा का पार्टी का कार्यालय जमुई में नहीं खुला, और अब कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा। केंद्र मंत्री हैं, बिहार क्या फूड प्रोसेसिंग के है ना, बिहार में मक्का है, केला है, लीची है, आम है, फॉक्सनट है, मखाना। कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने खोला? एक काम बता दो बिहार के लिए। डायलॉग बोलना बहुत अच्छा है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उनकी डिलीवरी भी कमाल की है, और वॉइस कंट्रोल भी बहुत अच्छा करते हैं। तेजस्वी जी, तो वो तो एक्टर रहे हैं। तेजस्वी जी, जब बजट पेश हुआ तो ये आरोप लगा कि बीजेपी ने सारा बजट बिहार फोकस रखा, और अब आप लोग कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ करते नहीं है। क्या है, बिहार में जो भी रीपैकेजिंग की गई, जो पुराने योजना थे उसको भी जोड़ करके अनाउंस किया गया। केवल जो दिखाया जाता है वो होता नहीं वास्तविकता में। जो भी बिहार में इन लोगों ने अनाउंस केवल अब तक घोषणा ही की है, और इनका इतिहास रहा है केवल ये घोषणा ही करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं करते। अगर उस घोषणा में भी बिहार के लिए घोषणा है, और आप हमको दिखा दीजिए वो सारा घोषणा, हम बता देंगे कौन कौन से सरकार का कब कब का ये घोषणा है, अब तक जो है नहीं पूरा हुआ। पुरानी बातें, कहीं कुछ नहीं। बिहार में क्या, प्रधानमंत्री जी तो जब जिस राज्य का चुनाव होता है उसी राज्य को नंबर 1 बनाने का बात करते हैं, तो नंबर 2 और नंबर 3 राज्य कौन रहेगा? हम तो इतना ही चाहते हैं कि बिहार को आपने सहयोग नहीं दिया। सरकारी योजना जो सरकारी स्कीमें जो है, एज एन एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, इससे पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी यूपीए की सरकार में। स्टेट का शेयर पहले 30% होता था, आज जो है 50% है। यानी जो पिछड़ा राज्य है, ऐसे राज्यों पे तो आपने बोझ और डाल दिया। इसीलिए तो हम लोग भाई डिमांड करते हैं कि बिहार को स्पेशल आप रिलीफ दीजिए, कम से कम सरकारी केंद्र की योजनाओं में बिहार का 20% या 30% लीजिए, बाकी 70% आप योगदान दीजिए। कहां कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे। हम जब बात और अमित शाह जी अभी आए, अभी कह रहे थे कि अब हम लोग बिहार में बाढ़ का नियंत्रण का काम शुरू करेंगे। तो 11 साल से, अब 20 साल से केंद्र में और राज्य में, अब तक बिहार में बाढ़ आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या ये लोग? अब जागे हैं कि भाई 73% टेरिटरी जो है बिहार के फ्लड में प्रभावित रहता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर आए थे, और जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे तो उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हमने। उनका ये कहना है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे उनमें आरजेडी की जो परफॉर्मेंस होगी वो 2020 से ज्यादा खराब होगी, कम नंबर्स आएंगे, और जेडीयू तो बहुत ही नीचे आएगी, 25 से कम। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सब लोग बोलता है, नया नया लोग आता है तो सब यही बोलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। हम कभी नहीं बोले कि छोड़ेंगे, और हमने काम किया। जो करने वाला होता है ढिढोरा नहीं पीटता, डायलॉग बाजी नहीं करता, वो अपने काम में ध्यान देता है। वो कहते हैं कि उनका एनालिसिस गलत नहीं होता, उन्होंने 14 मुख्यमंत्री भाई बनाए। पंडित हैं तो भविष्यवाणी करने का उन्हीं को ना अधिकार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके
एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसा उन्होंने दिखाया था। लेकिन बात समझिए ना, बहुत लोगों के डिग्री के बारे में हम यहाँ भांडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान जी हो या कोई हो, हम किसी पे हम टिपा टिप्पणी उंगली नहीं उठा रहे। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के बहुत बड़े विद्वान भी स्कूल की शिक्षा जो है या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो देश 15 साल से 11 साल हो गया चलाते चलाते, यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज है उनके सामने। और यही 9वीं पास ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट हमने करा करके 50,000 करोड़ कर दिया, लोगों का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया। तो काम तो हमने किया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। आरक्षण 65% बढ़ाया, जाति आधारित गणना हमने कराया। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी 9वीं पास के बारे में कहना पड़ रहा है? वो यहां पर थे तेजस्वी जी, वो जब यहां पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई? हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे हम पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं। अब तो उनसे ज्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एक बार चुनाव हारे हैं। खैर उनके बारे में क्या टिप्पणी, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं। अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट। ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने नौकरियां दी। मैं आपको एक, और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है, इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिग इन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश की आप बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है आपका? एक बात जो उन्होंने की, आई रिएटरेट, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई, जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई, फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना बीए खत्म किया, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं? उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, वो बिहार को क्या विजन देंगे? हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन दे रहा है? तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा नौकरी तो वो कहते हैं नौकरी। और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा कर दिया युवा आयोग का। तेजस्वी आगे आगे, इनकी पूरी महारत भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे। कौन दे रहा विजन? और आप देख लीजिए इस मंच पे हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए ये सरकार वो भी करेगी नकलची।
तो कुछ नया तो नहीं कर रही, जो तेजस्वी कह रहा है वही करना पड़ रहा है। देखिए आप जो बता रहे, ओके प्लीज। एक बात समझ जाइए, बहुत लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते, चाहे पेरियार हो या कोई हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, लेकिन हाँ, लोग मानते हैं ना। यू राइट। हाँ, हम किसी को अपने से तुलना नहीं कर रहे। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तभी भी कोई सर्वे अगर होता है तो सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में कोई भी एजेंसी अगर हमको दिखा रही है तो कुछ तो हमने किया है। और हम 13-14 करोड़ की ओपिनियन को मानेंगे कि एक व्यक्ति के ओपिनियन को हम मानेंगे? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, एक एक ओवर का मैच खिला दो। वे चैलेंज क्या है मगर? क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, एक ओवर तुम खेलो, एक ओवर हम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना छक्का मारता है, कौन कितना विकेट लेता है। नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि हम क्रिकेट खेलने थोड़ी आए यहाँ पर। तो मतलब स्पोर्ट्स का आजकल लाइफ, पता पहले होता था जमाना, पढ़ो लिखो ये तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल उल्टा है, डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन खेलने वालों के पास देखो स्थिति बदल गई। लेकिन देखिए अब आपने जिक्र किया तो मैं एक आपसे ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर ने यहां पर बोला कि तेजस्वी जी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, वो बेसिकली वाटरमैन थे, तौलिया और पानी लेकर जाते थे। अच्छी बात है, कौन नहीं हुआ है वाटरमैन? एक क्रिकेटर बता दो जो पानी ले जाकर के मैदान में और तौल ले जाके ना दिया। जिसको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं, उससे हम क्या बहस करें? बड़े बड़े खिलाड़ी, सबको करना पड़ता है ये। अंडर 15, अंडर 17 को अरुण जी जाए थोड़ा डीडीसी घूम लें, थोड़ा स्कोर कार्ड ले आए। विराट मेरे साथ खेला, मेरा कैप्टनसी में खेला। 25 साल बाद हम लोग विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने दिल्ली को जितवाया। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच हम थे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, सौरव गांगुली तक भी पानी लेकर एनसीए सब लेके जाते हैं, ऐसा सचिन तेंदुलकर भी लेके गए। एब्सोल्युटली। एवरी स्पोर्ट पर्सन हैज टू डू। आप जो अभी तक बात कर रहे हैं उसमें एक विजन दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि आप मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप एक विजन स्टेटमेंट में आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। जब आप रैली करते हैं तो आपके कार्यकर्ता जाते हैं और जगह जगह कलम बांटते हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि अभी जो कलम बांट रहे हैं उसी कलम से तुम्हारी जमीनें निकलवालेंगे बाद में आने पर। अब हनुमान है वो, अभी टीटीएम करना है, ले आओ एक आदमी को जिसका जमीन हम लिखवाएं, 5 लाख नौकरी दी है तो फिर बात करें। बोलने के लिए मुंह है, कुछ भी बोलना है, जमीनें लिखवा लेंगे। अब तक ऐसा होता तो बिहार बचता। किसके पास सबसे ज्यादा बिहार में जमीन है? किन लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है? सरकार में वो लोग हैं, जरा बता दें। अब कर क्या रही है तुम्हारी सरकार 20 साल से? फिर 11 साल में केंद्र की क्या कर रहे हैं? फिर कुछ नहीं। हम तो चैलेंज उनको भी देते, थोड़ा बता दें हम किसका जमीन लिखवाएं, हमको भी पता चल जाए कि हम लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं। मतलब आप देखिए, कलम भी बांटो तो भी गाली खाओ, नौकरी भी दो तो भी गाली खाओ। तो अच्छी बात है ना। इन लोगों के पास गाली देने के अलावा, इल्जाम लगाने के अलावा और कोई उपलब्धि ही नहीं है अपनी खुद की। क्या उपलब्धि है सरकार की? जंगल राज आ जाएगा, यही गोली चली आपके पीछे, बस खेमका जी की हत्या हुई है, उनके बेटे की हत्या हुई थी 6-7 साल पहले, इनकी हो गई। लगातार मेरे घर के बाहर गोलियां चली।
4 राउंड, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया कोई। कहां कहां नहीं चली, डेली गोलियां चलती हैं, डेली रेप हो रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, दुकानों में जाकर के गोलियां मार दी जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगातार क्राइम में वृद्धि हो रही है, लेकिन मजाल है कि कोई एनडीए के शासन को जंगल राज कह दे। अब एक विषय है जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, लेकिन उसमें अब प्रोग्रेस हुई है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जिसका हम एसआईआर करके उन्होंने जिसका नाम दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगली हियरिंग भी होने वाली है। क्या आप अब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, या अभी भी आपको इससे शिकायतें हैं? अब सवाल ये है कि आज के डेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, आर बीन हाईजैक्ड। जो बीजेपी कहेगी वो उनको करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी ऐसे उन लोगों ने चुने। अब बात सवाल आया, कितने महीने चुनाव को रह गए? नवंबर में संपन्न हो जाना है, खत्म हो जाना है, यानी नोटिफिकेशन होने में दो महीने 3 महीने जो आप कह लो। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो आखिरी बार जो हुई 2003 में, इट टुक अराउंड 1 से 2 साल, 1 से 2 साल लगे। 2 में शुरू हुई और शायद 3 में खत्म हुई। 1 से 2 साल जी लगे होंगे, तो फिर भी 1 साल लगा। अब बिहार है, अगर आपको एसआईआर कराने, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के हम नहीं बोल रहे कि ये करो ये मत करो, अगर करना ही था तो आपका आंख लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं खुला? तब से ये प्रक्रिया चालू की जा सकती थी। हम लोगों का 3 चीज को लेकर के सवाल था जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमने डॉक्यूमेंट्स पे सवाल उठाए, जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो गरीबों के पास नहीं है, तो उनका क्या होगा। हमने टाइमिंग पे सवाल उठाए, मॉनसून का वेदर, बाढ़ प्रभावित इलाका है बिहार। तीसरा जो हमने उठाया, वो जो पलायन करके जो बिहारी 3-4 करोड़ जो बाहर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे वापस आकर के अपना सर्टिफिकेट्स बनवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और जमा करेंगे। तीसरा आप देखिएगा, मॉनसून में अभी आज से सावन चालू है, भर बिहार में कंवड़िया लेकर के लोग जाता देवघर, प्रक्रिया है, पैदल जाते हैं लोग, लंबा होता है सफर, वो लोग क्या करेंगे इस बीच में? और सवाल ये है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी ये नहीं है कि भाई कौन नागरिक है इस देश का, कौन नहीं है, नागरिकता। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इतने साल से वोट दे रहा है, अगर हम बिहार देश के नागरिक नहीं है, तो आप प्रूफ कीजिए ना कि हम नागरिक नहीं है, आप पेश कीजिए डॉक्यूमेंट कि हम नागरिक नहीं है। और ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। और एसआईआर के बाद से तो लगातार बिहार में 5 से नीतीश कुमार जी की सरकार बनती आई है, केंद्र में आप देखिएगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर कोई फर्जी नाम जुटा है, अगर डॉक्यूमेंट सरकारी बनाए गए हैं, तो इसका जिम्मेदार तो एनडीए वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि 2 महीना में 8 करोड़ लोगों का फिर से आप जो है नया वोटर लिस्ट बना देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो सवाल ये है, हम लोगों ने उठाया, कल हमने लाइव पूरा जो है आर्ग्यूमेंट भी देखा, उधर से शायद द्विवेदी जी थे, इधर से और भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सब लोग थे, अपनी बात को रखा। हम लोगों ने मजबूती से पॉइंट टू पॉइंट इस बात को रखा, और हम धन्यवाद देना चाहते सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो दलीलें दी चुनाव आयोग
के पास जब जज साहब पूछ रहे थे तो कोई जवाब नहीं था, केवल ये था कि हम संवैधानिक संस्थाएं हजूर, हमको काम करने दीजिए, हम कर लेंगे। कैसे करोगे, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और राय भी दिया कि आधार को लेकर के, आधार भी बनता तो उन्हीं डॉक्यूमेंट से बनता है ना। आधार कौन से डॉक्यूमेंट से बनता है और इशू कौन करता है आधार को, सरकारी करती है। तो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको इंक्लूड करो, ये सलाह दी है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। और हम पहली बार ऐसा देखें, पहली बार इतना गंभीर मामला है, किसी एक वोटर का अगर राइट छिन जाए तो ये अपराध है। यानी अगर आप वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं है। तो इसके बाद जब देश के नागरिक ही नहीं है तो उनके साथ आगे और कठिनाइयां होंगी, उसको राशन नहीं मिलेगा, उस गरीब को पेंशन नहीं मिलेगा। कितना बड़ा समस्या है। और बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है। अभी जो एक स्कीम लॉन्च की है उसमें आधार कार्ड को माना जा रहा है होना जरूरी है। जो आप एक स्कीम अभी लॉन्च की है परसों, उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है। मेरा सवाल यह है कि 28 तारीख को इसकी हियरिंग है, क्या ये माना जाए कि 28 तारीख को जो भी फैसला आएगा वो आप उसको मानेंगे, द डस्ट विल बी सेटल्ड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब, उससे बड़ा कोई बॉडी जब उसने आदेश जो दिया उसको तो सबको मानना है। और हम लोग तो इलेक्शन कमीशन हम गए यहाँ, या हमारा डेलीगेशन गया है वहां, तो हमने तो यही बोला, हजूर आप लोगों ने अचानक से अनाउंस कर दिया विदाउट कंसल्टिंग एनी पार्टी, आप लूप में लेते, हम लोगों से भी सहयोग मांगते, हम लोगों का भी राय होता, क्या प्रैक्टिकल है वो चीजें भी होती, डिस्कस होता, आप काम शुरू करते। और हम तो आपके ही सहयोग के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने यही मांग की थी कि आप आधार जोड़िए, आप राशन जोड़िए, आप जॉब कार्ड जोड़िए, आप मनरेगा कार्ड जोड़िए। इससे तो और आपके काम में तेजी होगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है गरीबों के पास अवेलेबल है, तुरंत दे देंगे। और हमने कोई आपत्ति थोड़ी जताई है, लेकिन टाइमिंग पे ये सवाल खड़ा होता है, ठीक 2 महीने पहले चुनाव के आप इतना बड़ा प्रोसेस जो है, प्रोसीजर और काम जो है कर रहे हैं, जो 2003 के बाद से अब तक हुआ ही नहीं, और आप केवल बिहार में कर रहे हैं और देश के किसी राज्य में क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल तो पूरे देश पे हर एक राज्यों में खड़ा होता है। हम सभी लोग अब देखेंगे 28 को क्या होता है। लेकिन और आप लोगों के भी कई न्यूज रिपोर्टर जो ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं, गरीबों से पूछा गया तो वो भी यही कह रहे हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन खुद है अपने गाइडलाइन में। अब तो मौखिक आदेश चल रहा है। 28 पर हम सबकी नजर है, 28 तारीख को क्या होता है। तेजस्वी जी, एक ये जो विवाद है ये आपके परिवार तक पहुंच चुका है। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है वो किस आधार पर बिहार की वोटर बनी है, उसकी जांच हो। जिस आधार पर सुशील कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी बनी है, उसी आधार पर मेरी भी पत्नी वोटर बनी। सुशील मोदी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। उनका सवाल कम्युनिटी पे है ना। मैं कम्युनिटी का सवाल पूछ लेता हूं, और ये एक बड़ा निजी सवाल है, अगर आपकी अनुमति हो, इसलिए तो मैं इसको पूछूंगा। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, आपकी पत्नी के नाम से ये जुड़ा हुआ है, आपने अपनी पत्नी का नाम क्यों बदला, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने चॉइस से बदला है, कोई दबाव थोड़ी है। अच्छा, इस मामले में उनको घसीट के लाने का क्या मतलब है? वोटर लिस्ट कैसे बना? आधार के आधार पे बना, आधार कार्ड था, यही तो हम बात बोले। 2 महीने पहले वो वोटर बनी तो उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो आधार था, और आधार पे वोटर बनी है। और आपकी भी शादी होगी तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहेगी कि आप उनके साथ रहिएगा? तो जहां रहेगी वहीं की ना वोटर बनेगी भाई।
उन्होंने अपना दिल्ली से नाम कटवाया वोटर लिस्ट से और यहां बनी। कुछ लोग काम करने जाते हैं, सबका राइट है, एक वोट आपको देने का अधिकार है। आप कहीं भी आप रहिएगा, परमानेंटली अगर रह रहे हैं तो आप वही ना दीजिएगा। मोस्टली तो परमानेंट एड्रेस तो वही हुआ ना मेरी बीवी का, जहां हम हैं। एब्सोल्युटली। अब एक और विवाद है तेजस्वी जी, और वो ये है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो या बीजेपी हो, वो कहती है कि बिहार में एक बात ही समझ में आता, जिसका कोई एमएलए नहीं है, जिसका कोई एमपी नहीं है, उसकी बातों को इतना आप लोग क्यों उछालते हो? ऐसी कितनी पार्टियां जिसके एमएलए एमपी है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा क्या खूबी है उनमें जो और लोगों में नहीं है जिसके एमएलए एमपी है? ये हम जानना चाह रहे आपको हैं। सोचना चाहिए, आपके एक जमाने में स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हैं वो, हमारे नहीं रहे, गलत फहमी में मत रहिएगा। वो नीतीश जी के साथ रहे, हमारे साथ काम नहीं किया। आपको साथ लाए, साथ तो लेकर आए आपको। कहाँ कहाँ आप लोग रहते हो 15 भाई? में साथ लेकर आए। कहीं साथ में नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे थे, उनको लगा कि साथ में, उसने नीतीश जी को पकड़ लिया, पवन जी को पकड़ के। चलिए, उनको लगा कि अब लालू जी नीतीश जी एक हो गए, बिहार जीतना तय है। तो इतना तो होशियार आदमी है कि जो आपके पवन वर्मा कौन है, दिल्ली वाले जो जदयू के सांसद रहे, उनको पकड़ के घुसे जदयू में। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया उन्होंने, और जहां काम किया उनकी कम सीटें आई, जहां काम नहीं किया हमारी ज्यादा सीटें आई। तेजस्वी जी एक बात बताइए, तो उनका काम क्या है भाई? मार्केटिंग करना, होर्डिंग लगाना। अगर इतना ही भारी आदमी है तो प्रधानमंत्री ना आज होता। वो कह रहे हैं ऐसा गुणी आदमी, वो कह रहे खुद भी बोलते हैं मेरा बुद्धि है बहुत तेज। वो कह रहे हैं कि बुद्धि की खाते हैं, 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, नब्ज मेरी पकड़ में है बिहार की। एकदम 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 सब इलाज वही करेंगे। तेजस्वी जी एक और चीज है, वो ये है कि अक्सर अक्सर हमने सुना ये कहते हुए, नीतीश जी का भी आपने जिक्र किया था, लालू जी कहते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या 2025 में भी खुले हैं? ना, हम पापा को जानते हैं ना। जब पापा निकले बाहर, हर मीडिया वाला माइक लगा दे, आएंगे आएंगे, लीजिएगा लीजिएगा। एक दिन तबाह होकर के बोल दिया आएंगे तो ले लेंगे, जाओ अब पीछा छोड़ो मेरा। खत्म बात, ये हकीकत है। उन्होंने अच्छा, कई बार कहा दरवाजे खुले रहेंगे, कई बार कहा उन्होंने ये। कई बार नहीं कहा। देखिए, अब कोई मतलब तो है नहीं, अब तो चुनाव आ गया। अब नीतीश जी ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। पार्टी उनका जदयू की प्रकोष्ठ बनी गई है, कुछ बचा कहाँ? नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? और कब लड़ते हैं? नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जेडीयू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? जदयू है ही नहीं ना, गठबंधन के लिए जदयू है ही नहीं। अब देखिएगा, पोस्ट इलेक्शन या तो भाजपा में उनके कुछ लोग तो भाजपा ही हैं जो पार्टी चला रहे हैं, या तो भाजपा में जाएंगे, और जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में जो विचारधारा कर मानने वाले लोग इधर आएंगे। यही सवाल है। और हमने एक बार बोला, भाई मीडिया वाले पूछते रहते हैं निशांत आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अगर आना चाहते हैं तो लाइए, पार्टी तो कम से कम बचेगी। लेकिन भूंजा पार्टी वाला लोग जो उनके इर्द गिर्द जो है, भाजपा के इशारे पे निशांत को आने नहीं देना चाहते हैं आगे। क्या आप, मैं एक लाइन का आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू से अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, तय कर दिया आपने? सब लोगों ने, हमारी मालिकों ने तय कर दिया तो हम भी तय कर दिए। अब एक नए विवाद पर मैं आता हूं, और यह है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी सीखना होगा, और अगर नहीं बोल सकते तो फिर यहां से बाहर जाओ। अब देखिए, देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, और भाषाओं पर हमको लगता है कि इन सब ऐसी नफरत वाली जो राजनीति है,
इससे लोगों को बचना चाहिए, दूर रहने की जरूरत है। ये देश सबका देश है, कोई भी देश के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर तो आप स्टेट वाइज पासपोर्ट भी इशू कर दीजिए। तो हमको लगता है कि और जब लोग नहीं जाएंगे तो बिहार के लोग अगर नहीं गए तो आप भी जान रहे हैं कि बंबई बंद हो जाएगा। ऐसे जो बढ़ता है बिल्डिंग, बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा, लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सच्चाई है। तो हमको लगता है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। राज ठाकरे अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप साथ होंगे या खिलाफ में होंगे? हम तो बिहार का ही देख रहे हैं, बिहार में तो कोई पार्टी ही नहीं उनकी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन हम आई एम नॉट डिसीजन मेकर इन इंडिया अलायंस नेशनली। आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ मैं। हम कन्वीनर नहीं है। नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन तो होगा इस पर, कोई बैठक होगी, कोई पक्ष तो रखेंगे आप। जब बात आएगी तय होगा, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी अचानक से हम कुछ, आपने जो सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते। तो जब समय आएगा, जब कुछ ऐसी बात आएगी तो सोच समझ के अपने पार्टी में भी लोगों से विचार करके हम अपना पक्ष को रखेंगे अलायंस में। बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं, इन लोगों को सब कुछ पता ही है। सब पार्टी अपने हिसाब से चलती है। कांग्रेस अलग पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, एनडीए में भी अलग अलग पार्टी है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को चला दे। ये इसलिए बोला जा रहा है और इसकी चर्चा अब ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उस ट्रक में जिसमें आप और राहुल जी थे, ये मुद्दे पप्पू जी और कन्हैया जी को नहीं चढ़ने दिया गया और बीजेपी कहती है कि तेजस्वी जी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया। हम कब बोले हैं कौन हमको पसंद है कौन नहीं पसंद है? कभी भी एक शब्द भी किसी के बारे में हमने बोला हो तो आप बता दीजिए या हमको दिखा दीजिए। ये कौन कह रहा है कि हमको नापसंद है ये आदमी और ये पसंद है आदमी? ये तो आप ही लोग अपना सोच विचार करके कुछ टीआरपी के लिए चलाते रहते हैं। कभी भी हमको बोलते हुए है तो आप हमको दिखा दीजिए। और राहुल जी की अपना सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के खजाने के पैसे से अपना चुनावी प्रचार करने आते हैं, रैली करने आते हैं, 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो पीछे से एंट्री मारते हैं गाड़ी में। एक को खड़ा कर देंगे नीतीश जी को, एक तरफ कर देंगे सम्राट चौधरी जी को, और छोटका वाला पीछे खड़ा रहता है, डिप्टी सीएम सेकेंड, वो गर्दन ऊपर किए हुए कि हम भी दिख जाए, और सम्राट चौधरी है लंबा हुआ, वो दिख भी नहीं करता। मंच पे बैठा रह जाता है मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी। इन लोग का मन नहीं लपलपाता होगा कि हम भी गाड़ी में चढ़े? तो प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री जी की भी प्रोटोकॉल है। तो सिक्योरिटी आप देखिएगा, वो तो है ही सिक्योरिटी उनके पास, केंद्र सरकार ने दी है राहुल जी को, उसका अपना प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से आपको कोई परेशानी नहीं है? हमको किसी से क्या परेशानी होगी? पप्पू यादव से क्यों होगी हमको किसी से परेशानी? हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मेरा काम है गठबंधन को मजबूत करना और इस बार भाजपा की सत्ता को बेदखल करना, मात्र ये काम है। और जो बेहतर होगा इसके लिए वो हम करेंगे। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। ही हैज विजन,
इवन आई हैव विजन, हमें रास्ता पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते। और हम लोगों का पुराना पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है जो आज तक टूटा नहीं। कई बार भी अभी भी लोग पड़े हुए हैं, इतना पुराना अलायंस है हम लोगों का, आज तक नहीं टूटा। फिर भी लोग कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, कांग्रेस आरजेडी, ये ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, वो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। बिहार की जनता ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसके पीछे की एक वजह है। नहीं, वो बात नहीं, कांग्रेस और आरजेडी में कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास देखते ही नहीं, कभी नहीं टूटती है। नहीं, मैंने आप दोनों को, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी और राहुल जी की बात कर रहा हूं। नहीं, अच्छे संबंध है हम लोगों के। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसकी वजह है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो हैं वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। एक बात बता दो जो हम पॉलिटिकली इमेच्योर बात की हो। वो कहती, बीजेपी कहती है बचकानी राजनीति करते हैं। बचकानी राजनीति तो उनके बीजेपी के लोग करते हैं। अभी शहीद जो हुए थे, पार्थिव शरीर उनका आया, हम शाद में एयरपोर्ट गए थे उनके मान सम्मान में। यहाँ के एक डिप्टी सीएम बोलते हैं, अरे तेजस्वी अकेले चला गया, हमको तो बताया ही नहीं, और ढिंडोरा पीट के जाते हैं। वो आप डिप्टी सीएम हो, इस तरह की बातें। हम जाना शुरू किए तब वो लोग जाना शुरू किए। जिस अभी मुजफ्फरपुर में जो रेप पीड़िता बच्ची जो 11 साल की रेप हुआ था, पीएमसीएच 4 घंटे तक उसको बेड नहीं मिली, उसकी मौत हो गई। अब उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं, उनके घर संवेदना प्रकट करने, और वहां जाकर उन्हीं के परिवार के पिता से बोलते हैं मां कसम खाओ कि बेड मिला था कि नहीं मिला था। क्या है भाई, 11 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ हो, 4 घंटे बेड ना मिला हो, इसमें क्या राजनीति करेगा? और आप उसे कसम खिलाने की बात कर रहे हो। ये बचकानी बातें तो नहीं, शर्मनाक बातें ये लोग करते हैं, भाजपा के लोग। मैं अब इस इंटरव्यू के तो ये सब न्यूज नहीं बन सकता है। मैं इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूं और आपसे लिबर्टी ले रहा हूं निजी सवाल पूछने की। एक, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ आपके भाई तेज प्रताप जी को लेकर, तो क्या उसके बाद पार्टी की छवि को, आपकी इमेज को कोई डेंट लगा, कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई डेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सबका अपना निजी लाइफ है, सबको पता है किसका किसमें बेहतरी है, किसमें किसको नुकसान है। और हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, परिवार के भी हेड हैं। उनको पता है कि पार्टी का किसमें भला है और परिवार का किसमें भला है। तो जो निर्णय लिया है, सबको इन पर विश्वास से सब लोग खड़े हैं। और ये कोई मुद्दा राजनीतिक लोग बनाने से कोई फिर तो छालेदार हो जाएगा। कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा, कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा। परिवार को छोड़ देना चाहिए, निजी लाइफ को छोड़ देना चाहिए। वो उनकी जिंदगी है, वो जाने कि उनका क्या बेहतर होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन कई चीजें आती है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि पॉलिटिक्स में भी इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए कुछ टॉर्च बेयरर्स हैं। अच्छा लगा आपने जो बात बोली अभी कि निजी लाइन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इसके लिहाज से एक सवाल है, वो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि एक लोग कहते हैं कि सब एक हो जाएंगे, जो हुआ वो सिर्फ दिखावा था? इसका कोई जवाब है ना? हम कुछ भी बोले, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा और जिसको मानना है वो मानेगा। तो क्या मतलब है इसमें बोल के भी? और जिनको लगता है, जो प्री माइंडेड है, जिनको सोच लगता है, लेकिन ये है तो हम लोग जानते हैं। और जब हम लोग जानते हैं तो ये हमारी घर की बात है ना।
हम तो किसी का घर के बारे में सही नहीं बात। पूछने जा रहे कि सही भाई बात। क्या चल रहा है नहीं चल रहा, सही बात। लेकिन हम इस पे बोलेंगे भी तो वो तो फिर भी बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। उनको हसनपुर से चुनाव तो लड़ना हमको चाहिए। उन लोगों से लेना ही देना नहीं ना कुछ। हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। और हम 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, 5-5 मंत्रालयों को भी साथ साथ हमने संभाला है। एक बार 18 महीने रहे, एक बार 17 महीने रहे। एक कभी एक गलती अगर कोई निकाल दे किसी भी डिपार्टमेंट में तो बात तो करो। हम जब से राजनीति में तब मेरे से सवाल पूछोगे ना, मेरे से आप जो हमने परफॉर्मेंस किया, कौन सा घोटाला किया 17 महीने या 18 महीने, कौन सा ऐसा गलत काम किया, सारा फाइल का नोटिंग है, निकाल दीजिए। तो उस पे लोग नहीं बात करेगा, लेकिन जमीन लिखवा लिया तो ये लिखवा लिया, टेंडर करवा दिया, लोग बोलते रहे। अब मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला तो ये है कि ओवैसी जी के साथ कोई गठबंधन होगा? देखिए, इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं, अभी भी 2-3, कौन नहीं आना चाहता है बिहार में चुनाव लड़ना, और सब हमारे ही दल हमारे गठबंधन में आना चाहते, चाहे जेएमएम हो, एनसीपी हो, आपका रामविलास पारस जी की पार्टी हो, 2-4 और दल हैं, हम ऑलरेडी 7 ऑलरेडी हैं। तो हमको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, प्रैक्टिकली हम कितना, आरजेडी भी कितने पे लड़ेगी, कौन कितना पे लड़ेगा। हम तो भाई एक ही 2 राज्य में लड़ते हैं ना चुनाव, हम तो हैदराबाद नहीं जाते चुनाव लड़ने, हम तो बिहार और झारखंड में लड़ते हैं चुनाव। वो कहते हैं कि उनकी पूरी पार्टी पे डाका डाल दिया, पूरी पार्टी तोड़ दिया और गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं। उनको इतिहास नहीं पता है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल साहब, वो हमारे पार्टी के ही एमएलए थे, और जब नीतीश जी जब हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे तो उसी टाइम वो भाग गए। तो सबसे पहले कौन तोड़ रहा था मेरी पार्टी को? उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, हमने केवल जोड़ा है। अच्छा बताओ हम कैसे तोड़ लेंगे? उनकी इच्छा हुई 4 एमएलए को आने की, हमने जोड़ लिया। मेरे पास देने के लिए क्या था? हम तो सरकार में थे नहीं, हम तो विपक्ष में थे, और उनको जोड़ने के बाद भी हम 8-7 एमएलए पीछे रहते, सरकार नहीं बना पाते। वो तो इसलिए एक विचारधारा को एक मजबूत करने ताकि डिवीजन ना हो, उसलिए हमने केवल जोड़ा है। हमारे पास क्या है देने के लिए? ना मंत्री सरकार भी बने तो उसमें से कोई मंत्री नहीं बना। आप ये बताओ। बिहार में हमने देखा एकाएक कुछ साधु संत बहुत एक्टिव हुए हैं। राम भद्राचार्य खासकर, वो कहते हैं कि जातियों में मत बंटना, हिंदू बनकर रहना। अब इसमें हम तो कहेंगे सब इंसान बनकर के रहे। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसान ही है ना सब, तो मिल करके रहिए, भाईचारा बना करके रखिए, प्रोग्रेस साथ साथ कीजिए, एक दूसरे को तकलीफ में आप लोग मदद कीजिए, दुख बांटिए, सुख बांटिए, ऐसे होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर बढ़ जाओगे तो गजवाए हिंद आएगा, एक साथ रहोगे तो भगवाए हिंद आएगा। और बिहार में कह रहे हैं वो ये सब। कितना अच्छा है, इस देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इस देश में मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, चर्च गिरजाघर भी हो, कितना अच्छा लगता है। कितना देशों में आप देखते हो, यही तो ये खूबसूरती है कि हमारे अनेकता में ही एकता है, अलग अलग भाषा। और वो कहते हैं कि खाली हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह भगवा हो, हर जगह हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह हो। वो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो शादी करके बढ़ाए हो। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आंकड़े, नंबर्स, आप इस शो से उठने से पहले अपनी पार्टी को कुछ नंबर्स देना चाहेंगे कि आप इतनी सीटें जीत रहे हैं? हमको लगता है कि आरजेडी अकेले 100 सीट जीतेगी इस बार, अकेले।
और कांग्रेस? कांग्रेस बाकी हम अपना बताएंगे ना। अच्छा, कांग्रेस को यानी सीटें कितनी देंगे? हम 100 सीट जीत गए तो हम लोग समझिए 150 सीट तो आराम से हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे आप? मीटिंग के बाद आपको बुला के बता देंगे। पहले हम भी जान ले, समझ ले, जब पता चल जाएगा तो हम छोड़ेंगे कहना, सबको ही बताना है। पिछली बार आरजेडी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है हम कभी सुनते नहीं ये सब। ठीक है, ठीक है। अब फिर से बात हो रही है, बात होगी और सब लोग इस बार जीतना चाहते हैं और इन बेईमानों को भगाना चाहते हैं। उस काम में हम लोग लगे हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तेजस्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और Thank एक 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 आप बैठे रहिए। एक फ्रेशनेस दिखी जो आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दी करिए। थैंक यू सो मच सर। बड़ी बेबाकी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सारे सवालों के जवाब दिए। मैं चाहूंगा तेजस्वी जी थोड़ी देर और आप मंच पर रहें और